नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटा मगहिया जवान से गौरव भूमि। आज हमारे साथ युवाओं के दिलों पर राज करने वाले हैं बड़े भैया अमृतांशु वत्स हैं। आज इनसे हम कुछ ऐसे सवालों का जवाब पूछेंगे जो सिर्फ हम नहीं, बिहार के कई युवाओं के लिए उत्सुकता का विषय है और ऐसी बात है जो अभी तक शायद किसी चैनल वाले नहीं दिखाए होंगे। भैया, आपसे पहला सवाल है कि आज के युवा वर्ग में लड़के आपसे खासा प्रभावित दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों? इसका पीछे का कारण क्या है? एक कारण ये हो सकता है कि हम खुद भी युवा हैं और दूसरा ये कि युवाओं के लिए बात करने वाला कोई नहीं है फिलहाल आज के समय। युवा का डेफिनेशन जो थ्योरेटिकल अगर है तो वो एक ऐसा वर्ग जो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो, जिसके अंदर ऊर्जा की मात्रा जो है सो एक बच्चे से ज़्यादा और एक बूढ़े से, एक बच्चे से कम और एक बूढ़े से ज़्यादा। तो उस पीढ़ी को युवा कहते हैं जो एडोलेसेंट एज पार कर जाता है, 15-17 का जो उम्र है उसको पार करके, और 15 साल की उम्र से लेकर के जो 30-35 साल तक का उम्र का जो भी लोग होता है उसको युवा कहते हैं। तो हम भी उसी श्रेणी में आते हैं और आप लोग भी शायद उसी श्रेणी में आते हैं। तो युवाओं का क्रेज़ युवा अपने बीच के लोगों में ही ढूंढता है। उसको अगर शायद लगा ऐसा कि अमृतांशु वत्स हमारे उस जो फेज़ है, हमारा जो युवा वर्ग का जो फेज़ है उसके अंदर सूटेबल बैठते हैं, तो शायद वो हमारी बातों को संजीदगी से लिए लोग और उसको क्रेज़ के रूप में आगे बढ़ाए हैं, और कोई इसका कारण हमको दिखाई नहीं देता है। और भैया, आपसे एक और सवाल है कि 2019 के बाद अचानक से नाम में रणवीर मुखिया जी और रणवीर सेना के लिए लड़ने वाला लोगों के लिए एक तरफा क्रेज़ बढ़ गया और फिर आपका नाम अचानक से शुरू हो जाता है मार्केट में, क्या कहेंगे इस पर? 2019 के बाद अगर कहें तो एक्चुअली जब हम दोबारा मार्च के महीने में लौट कर बिहार आए तो उस वक्त हमको ऐसा लगा कि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि मेरी पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली में ही हुई थी, नौकरी भी दिल्ली में ही हुआ था। तो जब हम पढ़ रहे थे, जब हम उस फेज़ में थे, अध्ययन के फेज़ में, तो जब आदमी बिहार में रहता है ना, तो बिहार की घटनाओं के बारे में, बिहार के इतिहास के बारे में, या बिहार में हो चुके जो बीत चुका है जो समय, उसके बारे में बोलने में इसलिए कतराता है कि उसको लगता है कि शायद सब लोग जानते हैं इस बात को, तो हम अलग से क्या बोलें। लेकिन जब हम पढ़ रहे थे, जब कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे थे पढ़ाई के दौरान जो कि खुद हमको बहुत दिन तक नहीं पता था, तो हमको ऐसा लगा कि शायद अगर हमको नहीं पता है तो बाकी मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिनको ये बात नहीं पता होगी। या फिर जब हमने अपने आप को कोरिलेट किया उन घटनाओं से, क्योंकि उस वक्त जो फेज़ था उस समय हम लोग की भी उपस्थिति थी, हम लोग उसी फेज़ के समय में पड़े बड़े थे बिहार में, तो हमने वो फेज़ देखा था। तो जब अपने आप को कोरिलेट हम लोग करते हैं उस सारी घटनाओं से, तब लगता है कि 2000 के बाद का जो पीढ़ी आया होगा, 99 के बाद जो पीढ़ी आई होगी, वो इन फेज़ को नहीं देख पाई। 2004 के बाद जो बच्चे आए होंगे आज, क्योंकि 99 के बाद भी जो बच्चा पैदा हुआ वो भी तो आज 22-23 वर्ष का होगा, तो उसको भी तो बिहार के बारे में जानने का अधिकार है, उसको भी बिहार के इतिहास के बारे में जानने का अधिकार है, उनको भी ये जानने का अधिकार है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने कितना संघर्ष किया बिहार को इस स्थिति में दोबारा लाने पर, जहाँ की एक बीमारू स्टेट इसको घोषित कर दिया गया। उस स्टेट को जो एक समय में इतना फलीभूत हुआ करता था, जहाँ श्री कृष्ण बाबू जैसे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और बिहार में उद्योग चीनी मिल से लेकर के कॉटन उद्योग हुआ करता था, और लोग बाहर से आकर यहाँ नौकरी करने आते थे, सूरत से और महाराष्ट्र से। और आज एक फेज़ जो 2000 के बाद के लोगों ने देखा, 99 के बाद के लोगों ने देखा, 90 के बाद के लोगों ने देखा कि बिहारियों का मजबूरी हो गया बिहार से बाहर जाकर कमाने का, पलायन का, बिहारी को बीमारी कहा जाने लगा। तो इस फेज़ को लोगों को के सामने लाने, और बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के लोगों को भी बताने के लिए मुझे लगा कि नहीं, अगर हम जानते हैं तो लोगों तक इस बात को पहुंचाया जाए। उसी क्रम में, उस बिहार के उस डेवलपमेंट के क्रम में नाम आया मुखिया जी का, नाम आया बिंदु सिंह का, नाम आया तमाम उन लोगों का जिन्होंने एक संघर्ष की लड़ाई लड़ी, एक संघर्ष को जन्म दिया, एक ऐसा संघर्ष किया बिहार के लिए जिसने बिहार को बहुत हद तक दोबारा से ट्रैक पर ला दिया। तो अचानक से जब हमने शुरू किया, लोगों, क्योंकि अब कहते हो कि क्यूरियोसिटी बढ़ता है,
हम ही नहीं, हमारे जैसे कई युवा हैं। 13 करोड़ बिहार की आबादी है। कई बिहारी बिहार के बाहर भी पढ़ रहे हैं, कई बिहारी बिहार के ही नहीं भारत के बाहर भी रहते हैं। और सभी को ज़रूरी है, सभी को ज़रूरत है कि हम बिहार के बारे में जाने। जो लोग निकल कर नौकरी करने चले गए, जिन्होंने देखा ही नहीं बिहार का वो फील्ड, जो 90 के समय में बिहार के बाहर रहने लगे थे, जो 90 का संघर्ष नहीं देख पाए थे, या जिनका जन्म ही बाहर हुआ था लेकिन उनके बाप दादा बिहार के थे, उनको बिहार के बारे में उत्सुकता थी जानने की। तो उनको जब जानना था तो उनके लिए कहीं ना कहीं से कुछ मटेरियल तैयार करना था। हमने सर्च किया तो ना यूट्यूब पे ना गूगल पर उतना सामग्री उपलब्ध नहीं था जिससे कि लोग पढ़ सके। और हम लोग में एक इतना बिजी शेड्यूल है आज के दिन में कि कोई इतना मेहनत नहीं करना चाहता है कि हम नेट पर खोजें और ये मिला। अगर वीडियो मिल गया तो लोग अच्छा लगा देख लेता है। हमने इस चीज़ को बढ़ाना शुरू किया, हमने इस चीज़ को लोगों तक लाना शुरू किया। हमने उस संघर्ष को, उस बलिदान को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। एक पेज बनाया, एक आईडी बनाई, एक उसको वोकल का रूप दिया, उन सारे लोगों को इकट्ठा किया जो जिसमें हमारे कुछ परिवार के लोग शामिल थे, जिसमें कुछ हमारे जान पहचान के लोग बलिदान हो गए थे। उन लोगों से सामग्रियाँ इकट्ठा की और उसके बाद फिर इसे नए पीढ़ी तक, नए लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू किया। और फिर जब लोगों का मेंटेलिटी एक जगह मिलता है, सोच एक जैसी होने लगती है, तो भाई युवा है, उसके अंदर जोश है, वो चाहता है। वो भी जब आप युवाओं को क्रांतिकारियों की बात बताइएगा तब तो क्रांतिकारी बनने का सोचेगा। तो युवा सिर्फ हीरो हीरोइन को देखेगा, नाचने गाने वालों को देखेगा, तो उसके अंदर नाचने गाने वाला ही फीलिंग आने लगेगा। उसको भी यही लगेगा कि यही दुनिया है, यही करना होता है, नाचना गाना ही सही है, यही आगे का फ्यूचर है, यही बिहार की संस्कृति है। उसको गाना बजाने वाले लोग ही फिर पसंद आने लगते हैं। जो पढ़ने वाले लोगों को देखता है तो उसको सिर्फ पढ़ाई ही समझ में आता है कि पढ़ाई ही ज़िंदगी है। तो हमको बताना है कि देखिए, पढ़ाई आप इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने उस हद तक संघर्ष किया था जिसके वजह से आप आज पहुंच पा रहे हैं। वरना लोगों को पढ़ाई छोड़कर, नौकरी छोड़कर और हथियार उठाना पड़ जाता था बिहार में, अपने माँ बहन की इज्जत की रक्षा के लिए, अपने ज़मीन जायदाद की रक्षा के लिए, अपने गाँव की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए। तो उन लोगों के संघर्ष की वजह से आज आप पढ़ पा रहे हैं। अभी लगेगा कि कम से कम जो है ना, इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाया। सवाल रहेगा कि दहेज चूड़ा सना गया बिहार में, अत्री की घटना में शकरात को लोहरी में बदल दिया गया, क्या कहना है इस पर? और भाई हमको दही चूड़ा वाला बात बेबुनियाद लगता है। हमको समझ में नहीं आया अभी तक कि दही चूड़ा कहाँ सनाया, किस ग्राउंड पर सनाया, किसके घर में ही सनाया, हमको अभी तक समझ में नहीं आया। बिन बादल बरसात वाला सकरात जनवरी में, दही चूड़ा मई में सना गया, हमको अभी तक इसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा। उस समय तो पूरा हुआ कि बावन के दही और बावन के चूड़ा, यादव जी के दही, और फिर सनाएगा तब सरकार चलेगा। एक सरकार तो बन गई, उसी दही का सरकार बन गया, यादव जी के दही का। अब जब हमको बात बताइए कि कहाँ कहाँ आपके जो चूड़ा थे वो लोग को सरकार में जगह दिया गया। आप लोग दही चूड़ा जहाँ सनाया होगा पता चला होगा ना कि चूड़ा कहाँ है। एक वो जो चूड़ा जेल में थे, उनको सजा हो गया 7 साल का, चूड़ा तीता। उसी चूड़ा के एक और अंश थे कार्तिक मास्टर साहब, उनको पहले कानून मंत्रालय मिला, फिर गन्ना मंत्रालय मिला, उसके बाद भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। कौन सा ऐसा मंत्री उसी दही में है जिसका जो दागदार नहीं है? कोई ऐसा बता दीजिए कि दही कहाँ खट्टा नहीं था। कोई ऐसा दही किसी पतीला का जो खट्टा ना हो, लेकिन दही फेंकने पर कोई जरूरी नहीं समझा कि दही फेंकने पर कोई कंसंट्रेट नहीं किया कि दही को भी फेंक देना चाहिए। लेकिन हाँ, चूड़ा थोड़ा सा तीता था अभी, जबकि कोर्ट में बाई नेम्ड FIR भी नहीं है कार्तिक मास्टर साहब पर, बाई नेम्ड FIR भी नहीं है, अलग से ऐड किया हुआ है। फिर भी देखिए कि उनको पहले कानून मंत्रालय मिला, उसके बाद डिमोशन कर दिया गया। गन्ना बिहार में गन्ने नहीं है, ये गन्ना मंत्रालय बना के किस बात के लिए दे दिए भाई? जिस दही चूड़ा पे सरकार बन रहा था उसमें गन्ना कहाँ से आ गया? मीठा के लिए तो गन्ना का यहीं या तो चीनी बनेगा चाहे मीठा बनेगा। वो भी छीन गया, अब भगोड़ा बना दिए। अब उनको खेल मंत्री का लगाएगा क्या दौड़ भाग प्रतियोगिता में? अब यही चीज़ हमको देख कर लगता है कि आंख बंद करके कोई कुछ बोला, उसका अपना क्या महत्वाकांक्षा था, नहीं था। एक तरफा लोग टू मूव विद द मॉब, एक कहावत है अंग्रेजी में कि भेड़ का जो ये देखे हैं
झुंड, हाँ झुंड। वो एक चलेगा तो पूरा भेड़ एकदम भेड़िया धसान की तरह एक पीछे चल देता है। एक व्यक्ति बापू सभागार में ऑडिटोरियम पे खड़ा होकर संबोधित करता है सभा को और कहता है कि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं। एक 9वां पास एक व्यक्ति आपको बुद्धिजीवी वर्ग कहता है और नीचे बैठे ऑडियंस जो ग्रेजुएट लेवल के लोग हैं वो लोग खूब ताली बजाते हैं ये कह के सोचकर कि अरे हम लोग को बुद्धिजीवी कह दिया। उतने पर खुश हो गए और उसके बाद हो गया कि हिमांशु वत्स हम लोगों के बीच में सबसे बड़ा विद्रोही है, ये नहीं चाहता है कि दही या चूड़ा सनाया सकरात मने। तो बात सही है कि लोहरी के आग लगा दिया गया। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? दही चूड़ा पर हम पहले भी कमेंट नहीं करना चाह रहे थे। हम इस पर इस मामला में हम फंसना ही नहीं चाहते हैं, क्या कि बेबुनियाद बात जिसका कोई अस्तित्व ना पहले रहा है ना आज रहेगा। शुरू से हमको बताइए ना कि कब कब आपका साथ दिया है ये दही चूड़ा में। यही दही चूड़ा के सरकार 90 में आया तो आपको सारा दिन दिखा दिया। बदल जाता क्या है आज? आदमी इतिहास से कुछ सीखता है, अपनी गलतियों से कुछ सीखता है, दोहराता नहीं है। लेकिन ई बुद्धिजीवी वर्ग आज गलती दोहराने में ही अपने आप को बहुत काबिल समझ रहा है। तो भाई जब आप बुद्धिजीवी वर्ग आपको एक आदमी कहीं दिया है और आप बुद्धिजीवी वर्ग समझ के अपने आप को सारा चीज लुटा ही दी है, तो अब आपको दुख क्यों हो रहा है अतरी की घटना पर? भाई अतरी में घटना घट गई और ये अतरी में इकलौता घटना नहीं घटा है, वैसा न जाने कितना जगह घटना घट चुका इतना दिन में। हर जगह त्रसित है लोग। अब आप कहिएगा कि अतरी के घटना पर बोली, हम क्या बोले? जिस समय जिंदाबाद और मुर्दाबाद चल रहा था, दही चूड़ा जिंदाबाद, उस समय हमसे पूछने आए थे। उस समय हम सबसे बड़ा दिक्कत है कि चाहता नहीं है कि भूमिहार राज करे, तो कर रहा है ना भूमिहार राज आज। अब आज कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, कर रहा कि आप जानते थे कि हम जानबूझकर बीजेपी को डराने के लिए दही चूड़ा साना गया था। आदमी बेवकूफ़ थोड़ी है। आज उसको ही सब बेवकूफ़ बनाइए जो आपका कार्यकर्ता हो, जो आपके नहीं जानता हो कोई चीज़, या फिर जो अंधभक्त हो। हम लोग थोड़ी हैं, इसलिए हम लोग के पास ही सब चीज़। दही चूड़ा वाला क्वेश्चन हमसे एकदम करना ही बेकार है। वो जो दही चूड़ा साने थे उनसे यही, हम लोग मीठा उठा वाला आदमी है भाई। गन्ना विभाग देखेंगे कि यही दही चूड़ा सानते चले बिन मौसम बरसात टाइप। तो क्वेश्चन कहीं और। एक और सवाल है भैया आपसे कि आप पर कई मुकदमे हैं। 2008 में पहला और 15 में दूसरा जो मेरठ में हुआ था, और 17 में तीसरा और 19 में मुजफ्फरपुर कांड, और 21 में वेद प्रकाश, और 22 में आपको पटना का सबसे बड़ा अपराधी बना दिया गया। उसके अलावा भी अलग अलग जिलों में कई मुकदमे दर्ज है। आपका शौक है या मजबूरी, क्या कहना है आपका? तो ये शौक से कोई घटना नहीं करता और कोई अपराधी तो खैर, शौक आजकल तो अपराधी ट्रेंड में है शौक से। हाँ तो ये अपराधियों के महिमा मंडन से हुआ है, जो एकदम विशुद्ध अपराधी रहे हैं जी। उनके महिमा मंडन की वजह से आज लोग शौकिया अपराधी बन रहे हैं। लेकिन 8 में पहला, 15 में दूसरा, 13 में दूसरा, 15 में तीसरा, देखिए ये सारी घटनाओं का अब जिक्र करना सही नहीं, क्योंकि सारे में हमको क्लीन चिट दे दिया गया है। ठीक है। 17 में जो दरभंगा कांड हुआ था उर्दू मोहल्ला वाला, उसमें मुकदमा हम पर ज़बरदस्ती इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार वहाँ की प्रशासन वहाँ विफल थी। 800 गायों का लाया गया था काटने के लिए बकरीद के दिन। मेरी गलती बस इतनी थी कि हमने उसको रुकवा दिया था। उसके रुकवाने का कारण, उसके रुकवाने का परिणाम ये हुआ कि पूरे उर्दू मोहल्ला में कर्फ्यू लग गया। और इसके बजाय कि उन लोगों को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए जो ये काम कर रहे थे गलत काम, प्रशासन ने हमारे ही ऊपर शिकंजा कस दिया। बाद में फिर ये भी क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ थे और सारा लाइव बना हुआ था, सारे वीडियोस थे, तो ये केस सिद्ध नहीं हुआ। तो ऐसे मुकदमे कई बार हम पर किए गए जिनका कोई मेरे से रिलेटेड नहीं, रिलेशन ही नहीं है। बेबुनियाद मुकदमा है जो अपना विफलता को छुपाने के लिए लोग करता है। कि इसमें वेद प्रकाश वाले में भी कोई ऐसा बताइए कि वीडियो में तो कोई ऐसा चीज़ आप कोर्ट को भी आप नहीं दिखा पाए या नहीं बता सकते हैं कि उसमें कुछ गलत किया गया है जब आपसे कांटेक्ट ही नहीं हुआ है। एज पर वीडियो पर ही केस किया है ना। वीडियो में तो कहीं आप कांटेक्ट भी हमको नहीं दिखा सकते हैं उनसे। तो फिर उस पर एक बेबुनियाद केस, वो भी केस किस तरीके का कि ये घटना हुई है 30 तारीख को और FIR किया जा रहा है 3 तारीख को। तो इसको सोचा समझा FIR का साजिश कहते हैं कि आप केस करने का मन नहीं हुआ नहीं, लेकिन आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, कोई आपको सिखाया पढ़ाया, तो आप जाके एक इसके ऊपर
बना दिए। ठीक है, 2022 में उसी तरीके से आप देख लीजिए कि यहाँ भी कोई तथ्य नहीं, कोई कुछ इसका आता पता नहीं। हम दिल्ली में हैं, दिल्ली से हम आ रहे हैं, राजधानी से आए हैं, स्टेशन उतरे हैं, स्टेशन पर STF हमको अरेस्ट कर लेती है, जबकि हम खुद आ रहे हैं, कह कर आए हैं कि हम आ रहे हैं, जो पूछताछ करना है कर लीजिएगा। लेकिन इस तरीके से अपराधी बनाने के लिए, दिखाने के लिए, भाई आप हम पर आर्म्स एक्ट लगा दिया, 18 आर्म्स धराया है, ये धराया, इतनी गोलियां धराई, बॉम्ब ब्लास्ट दिनकर गोलंबर पर, गोलीबारी चाय वाले पर, सैदपुर में छापा, ये वो, इतना बड़ा आप इसको सीन बनाए। मेरा कोई रिलेशन ही नहीं, हम सैदपुर आज तक नहीं गए, जो आपको सच्चाई बता रहे हैं, सैदपुर हम आज तक नहीं गए। और क्यों जाएं? सैदपुर से हमारा कोई, पिताजी हमारे सैदपुर के स्टूडेंट रहे थे, हमारे चाचा लोग भी सैदपुर से ही पढ़े। अच्छा, सैदपुर हम जब पटना यूनिवर्सिटी में जब तक रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक हमको सैदपुर का ज़रूरत ही नहीं पड़ा जाने का। उसके बाद हम दिल्ली ही चले गए, तो भाई हम सैदपुर में क्यों जाते हैं? पटना में मेरा अपना घर है, हाँ, जिसका नहीं घर होगा वो सैदपुर रहेगा ना। तो इसमें एक कहानी बना दिया गया कि सैदपुर में इनके इसके लड़के रहते, सैदपुर में इसका आना जाना था, लड़ाई, पूरा एकदम खिचड़ी बना दिया केस को। हमको समझ ही में नहीं आया कि किस तरीके से इन लोग का कानून का पढ़ाई हुआ है कि इन लोगों को केस लगाने में, बनाने में समझ में नहीं आ रहा कि बिना तथ्य का आप केस टिक पाएगा। आप कुछ भी चार्जशीट बना लीजिए। मेरे पास मेट्रो का प्रूफ है, हम मेट्रो से रेलवे स्टेशन तक आए हैं दिल्ली। मेट्रो में CISF की चेकिंग होती है, पूरा वीडियो फुटेज है स्टेशन से लेकर के न्यू दिल्ली स्टेशन तक उतरने का। वहाँ न्यू दिल्ली स्टेशन का अपना चेकिंग है, उसका भी CCTV फुटेज है। न्यू दिल्ली स्टेशन पर यात्रियों की चेकिंग होती है, आपको पता है। उसके बाद वहाँ कैमरा है, राजधानी में अपना कैमरा होता है, तेजस में खुद उसका पर्सनल कैमरा है। अब हमको एक बात बताइए कि मेरे पास सारा प्रूफ, CCTV विजुअल प्रूफ है। हम उतर रहे हैं 5:13 में, 5:13 में उतरते नीचे, अब ठीक है आप राजनगर टर्मिनल का 4:30 बजे से ही कैमरा सारा बंद करा दिए 12 बजे तक। लेकिन आपने गलती कर दी कि प्लेटफॉर्म का कैमरा आपने बंद नहीं कराया। उतरते हुए मेरा फोटो है, बैक गेट से जहाँ से हम उतर रहे हैं, जहाँ पर आप लोगों ने घेरा है हमको, वहाँ का फुटेज रह गया। उसके बाद अब बताइए कि मेरा CISF के ऊपर, जो सेंट्रल एजेंसी जो सबसे सेफ माना जाता है, बिहार पुलिस को सेफ नहीं माना जाता है ना चेकिंग के लिए, इनके ऊपर भरोसा है सरकार को? CISF को क्यों डिप्यूट किया जाता है मेट्रोज में और रेलवे स्टेशन पे, और क्यों नहीं दिया गया बिहार पुलिस को GRP का, रेलवे का ठेकेदारी? क्योंकि उनको नहीं भरोसा है, या किसी राज्य के पुलिस पर भरोसा नहीं। उनकी स्पेशल ट्रेनिंग ही इसी के लिए होती है, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, किसी तरीके का चूक ना हो जाए सुरक्षा में, उसके लिए। तो आप कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं CISF की ट्रेनिंग पर। सरकार की उतनी बड़ी एजेंसी है ट्रेंड, तो उन पर सवाल उठा रहे हैं आप। सारा विजुअल प्रूफ से हमारे पास, तो हथियार हम लेकर आ रहे हैं दिल्ली से। अच्छा एक बात बताइए, दूसरा बात हमको, कि हम दिल्ली हथियार क्या लेके, पटना में तो मान लीजिए हम पर खतरा रहता है, बिहार में मान लीजिए हमारे दुश्मन है, बिहार में हम सारा गुंडई का काम, जो आप लोग जिस तरीके से बताया कि भूमाफिया का अतिक्रमण कर ही रहे थे, हथियार का सप्लाई हम कर ही रहे थे, और क्या क्या केस है, बॉम्ब ब्लास्ट हम करवा ही रहे थे, बॉम्ब हमारे लड़के बना ही रहे थे, और भी कई बहुत सारा धारा, मतलब लगा ना कि जितना धारा पुलिस की डायरी में था उन लोगों ने लगा दिया। ठीक है, इतना तो हम कर रहे थे। हमको एक बात बताइए कि हम दिल्ली से आखिर क्यों लेके आ रहे हैं भाई? दिल्ली उतना हाई सिक्योरिटी रीजन है, और उस समय ही वो एक ये अलर्ट कर दिया गया था दिल्ली को PFI इसके लिए कि आतंकवादी एक कोई आ गया है, जिसकी वजह से पूरे दिल्ली में अलर्ट घोषित किया हुआ था। तो बताइए कि उतना अलर्ट में, उतना अति में हम कितना बेफिक्र, इतना पुराना मेरा इतिहास रहा है इस सब का, कि हम इतना क्या कहते हैं उसको, शातिर तरीके से हम हथियार लेकर वहाँ से चले आए, और हमको कोई नहीं, CISF नहीं पकड़ा, हमको दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ी, हमको कोई नहीं पकड़ा। और कौन पकड़ लिया? बिहार पुलिस। सबसे ज़्यादा ट्रेंड यही लोग थे, जिनका पूरे भारत में बिहार पुलिस का अगर निकालिएगा रिकॉर्ड तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ये लोग का नाम टॉप रैंक्स पे है। बिहार में रोज अपराध हो रहा है, एक भी अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। अपराध होने से पहले ही लोग अपराधी को पकड़ ले रहे हैं, उस अपना क्रेडिट लेने के लिए इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अभी अगर हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक एक सच्चाई दिखा दें, जो माननीय हमारे सिटी SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 9 तारीख को FIR हुआ, 11 तारीख को FIR हुआ, उसमें 13 तारीख को इसको सैदपुर के लड़कों ने इसकी पिटाई कर दी थी, इसलिए इसने बदला लेने का जो कहानी फ्रेम किया गया, फिर बहुत थाना में FIR था। खुद सिटी SP होमवर्क तक नहीं किए हैं केस पर, इनको तो ऊपर से प्रेशर है कि किस तरह अंदाजों को फंसा देना है। आपने केस स्टडी नहीं किया, किस धारा पर
तो उसी हिसाब से मेरे पर घिच पिच करके खिचड़ी बनाया केस बना दिया ना। और बताइए इसको आप कोर्ट में टिकेगा आपका फॉल्स केस? पत्रकार नगर थाना को कह रहे हैं कि अरेस्ट किया है। पत्रकार नगर थाना को सीजीएम ने क्वेश्चन कर दिया कि आप जब हम हमारे सामने डायरी लिख के दीजिए कि कैसे अरेस्टिंग हुई थी, क्योंकि मेरे पास तो फुटेज है ना भाई। पूछ दिया तो पत्रकार नगर थाना के आईओ को पता ही नहीं है कि हमको इसको अरेस्ट तो किया नहीं, हमको अरेस्ट हमको एसटीएफ की, हमको रखा गया एसएसपी और एसपी और सिटी एसपी के इसमें क्वेश्चन आंसर उन लोगों ने किया था। उसके बाद कहानी भी उन लोगों ने बनाई थी, प्रेशर उनके ऊपर था। रात के 12 बजे हमको आईओ को दे दिया गया, पत्रकार नगर थाना को दे दिया गया। अब पत्रकार नगर थाना के इंस्पेक्टर को पता ही नहीं है कि हमको इनकी अरेस्टिंग क्या कैसे हुई है, हमसे एक बार भी पूछा ही नहीं गया। तो भाई आप कहानी बनाइएगा ना। अब आपका कहानी चलेगा वहाँ पर कोर्ट में। सीजीएम ने इससे पूछ दिया कि एक पेज का हमको अभी डायरी लिख के दीजिए, कैसे इनके पास से हथियार बरामद हुआ है जब ये ट्रेन से आ रहे थे तब, और कैसे इनके पास से कैसे ये इनकी गिरफ्तारी की गई है। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कोर्ट से भाग खड़े हुए लोग, कोर्ट से भाग खड़े हुए। सीजीएम ने कहा कि हम 2 घंटे तक यहाँ बैठ रहे हैं, मेरे सामने अभी लिखित में दीजिए। आपको आइडिया ही नहीं है, आप लिखिएगा क्या? आप पर शोकॉज हो गया। दूसरे दिन फिर आप पर शोकॉज हो गया क्योंकि कहानी आपने सही से स्टडी नहीं किया था, समय नहीं मिला आपको। तो अपराधी शौक से कोई नहीं बनता है। इसी तरीके की घटनाओं में आपको अपराधी बना दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि आपको ज़बरदस्ती एक नया कहानी बनाकर आपको उतना बड़ा पेपर में और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, जबकि हम आपको अगर अभी दिखा दें तो एफआईआर जो हुआ है पिरबहोर थाना में, उसमें कहीं मारपीट का जिक्र तक नहीं है। पिरबहोर थाना में सिक्योरिटी मांगने के लिए एफआईआर किया गया है, जिसके बाद हमको पुलिस सिक्योरिटी मिली है 21 तारीख तक। हम उसके बाद दिल्ली चले गए। तो बताइए कि मारपीट की घटना जो आप बता रहे हैं कि पिरबहोर थाना में, आप इस चीज़ को, आप मेरे पास तो वीडियो आपका फुटेज है, 3 न्यूज़ चैनल पर चला है। इस वीडियो को आधार बनाकर हम कोर्ट में जब प्रोड्यूस करेंगे तो आप इस बात का क्लैरिफिकेशन दीजिएगा कि हाँ पिरबहोर थाना में कोई एफआईआर है मारपीट का, सैदपुर का कहीं नाम भी है। लेकिन आपने कहानी बनाया, और क्योंकि आपको जैसा कुछ कहानी लगा कि बनाया जा सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये दिखाने के लिए कि बिहार पुलिस इतना ज़्यादा क्या कहते हैं जागरूक है कि अपराध होने से पहले ट्रेस करके मोबाइल से व्हाट्सएप से पकड़ ले रही है। आपने जो कहानी आप लीपापोती ऐसा किए हैं कि खुद फंस जाइएगा उसमें। कहीं पर भी ये कोर्ट में 5 मिनट के लिए भी केस नहीं इस तरीके का स्टैंड करता है। लेकिन आपने जो 15 निर्दोष बच्चों को फंसाया, 15 मान लीजिए निर्दोष नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं है कि सब निर्दोष हो, हमसे पहले उन लोगों को उठाया गया था। सब जरूरी नहीं है ना कि हमारे साथ रहने वाला या हम सबको जान रहे हैं। अमतांशु बस आज एक पब्लिक फिगर है। आप कहाँ से आए हैं? रफीगंज से। रफीगंज में अमतांशु बस को कितना लोग जानता है? कम से कम आधा जानता होगा। आधा रफीगंज? कोई ऐसा बिहार का जिला है जहाँ अमतांशु बस को लोग नहीं जानता किसी कास्ट का? नहीं है ना। तो अब हमको बताइए कि अब आप किसी को उठाते हैं, मेरे साथ फोटो आपका भी आज है, कल हम कहीं रोड पे जा रहे हैं, कोई भी हमारे साथ फोटो खिंचवा सकता है। बिल्कुल। हम किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं जा रहे हैं ना कि आप कैसे नहीं हैं। आप मेरे पास अच्छे हैं, हमसे अच्छा व्यवहार है, हम सामाजिक कार्य आप हम कर रहे हैं, आप भी अगर उसमें सहयोग कर देते हैं मेरे लिए आप बढ़िया हैं। हम आपके क्यों भाई आपके घर में जाने जाए कि आप किसके साथ रहते हैं, आपकी बीवी कौन है, आप क्या काम करते हैं, उससे वो क्या मतलब। तो आपने लोगों को फोटो के आधार पर उठाया। मैसेज तो हमको 1 लाख लोग रोज करता है, कुछ का नंबर सेव कर लेते हैं, कुछ का नहीं करते हैं। भाई हम नहीं जान रहे ना कि आप पर्सनल क्या है। उस पर आपने एक कहानी फ्रेम कर दी क्योंकि उसके पास से पकड़ा। उसमें कई ऐसे बच्चे जिनको हम आज तक देखा भी नहीं था, नए बच्चे 10 साल, ये 15 साल 20 साल का लड़का लोग हैं। उन लोगों को भी क्योंकि पकड़ लिए हैं तो आज कैसे चल रहा है कि दारू में किसी को टारगेट पूरा करने के लिए कहा गया है। तो भाई इनको हर महीने इतना टारगेट रेवेन्यू के तौर पर सरकार को पहुंचाना है। तो रात में 7 बजे के बाद चलता फिरता कोई भी व्यक्ति अगर पकड़ा जाए उसको तुरंत थाना ले जाइए, उसके ऊपर 5,000 रुपये का तो रेवेन्यू आपको मिल जाएगा, पेश करने पर फाइन देके छूटना है। उससे ज़्यादा क्योंकि अब इनके ऊपर टारगेट है कि दारू सप्लाई करने वाले को पकड़ना है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि जो आदमी पकड़ाया उस पर 1 बोतल दारू, अब इनके पास तो स्टॉक अवेलेबल है, लगा दिया, उसको दिखा दिया कि यही दारू स्मगलिंग कर रहा था। अब वो बेचारा खाली फोकट में खाली दारू पीने के चक्कर में या नहीं भी पिया वो चला गया। तो इस तरीके से तो लोग, हम जेल में रहे हैं, ऐसे कई हमारे पास केस हैं और लोग तैयार हैं इसके ऊपर PIL करने के लिए कि जिनको बिना अति के फंसा दिया गया, वो लॉटर कर रहे थे, कहीं से घर जा रहे थे, उन लोगों को भी पकड़ के गाड़ी में डाल दिया गया, लगा दिया गया कि इसके पास से शराब बनाओ। तो ये तो सरकार ऐसा टेंडर दे रही है टारगेट पूरा करना, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब उनको अपना नौकरी बचाने के लिए पूरा करना है। अब जो टीचर को कह दिया गया है कि
टीचर्स को, सरकारी टीचर्स को कि आप सरकारी शराब बेचने वालों को अति पकड़वाइए, तो टीचर पढ़ाई छोड़ के अब यही काम कर रहा है ना। अब उसको भी नहीं पकड़वाएगा तो नौकरी चल जाएगा, तो अपने ही बीच में किसी को पकड़वा देता है नौकरी बचाने के लिए। तो बिहार का स्थिति अब हो गया है क्रिमिनलाइजेशन। बिहार में प्रशासन और सरकार के गलत नीतियों की वजह से किया जा रहा है। आधा से ज़्यादा क्रिमिनल्स बनाया गया है बच्चों को। हमने जो अभी एक्सपीरियंस किया है जेल में फिलहाल, कि बच्चे अधिकतर इनोसेंट लोग हैं, इनोसेंट जुवेनाइल्स हैं। आप बताइए कि जुवेनाइल्स को जब आप बंद कर दे रहे हैं शराब में, उनको भी शराब के मामले में बंद किया हुआ है 12 साल 14 साल का लड़का लोग को। अब बताइए कि जब वो जेल जैसा जगह पर जाता है जुवेनाइल में, जुवेनाइल ऐसा थोड़ी है कि जुवेनाइल के लड़कों को बाहर नहीं निकलना है, कैंपस तो एक ही है। यहाँ से जाता है एक जो अपरिपक्व लड़का, जब जेल के अंदर जो अपराधी नहीं है अभी, वो जेल में जब अपराधियों के बीच में फंसता है, जब हर तरीके के अपराधी से मिलता है, कम उम्र का बच्चा जिसको सोचने समझने का भी समय नहीं है, उम्र नहीं है, खुद से नहीं डिसीजन ले सकता है, जिसको जिस मट्टी में ढलिए उसमें ढल जाएगा, उसको जब माहौल मिलेगा क्रिमिनल्स का, ऑटोमेटिक है कि वहाँ से वो संत बन के थोड़ी निकलेगा। आपने क्रिमिनल बनाने का पर डे, हम आपको बता रहे हैं कि 150-200 अपराधी सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रशासन पैदा कर रही है। कोई अगर आपको इस नौबतपुर वाले एरिया में अगर पकड़ा जाता है कोई लड़का, कोई बच्चा, कुछ नहीं मिलेगा प्रशासन को, उसमें स्मैक का पुड़िया लगा देगा। ये अभी का ग्राउंड फैक्ट है, जिसको आप कह सकते हैं कि हार्ड फैक्ट से कटु सत्य है। ठीक है, मानिए ना मानिए, रोज बच्चों का कैरियर बर्बाद किया जा रहा है। बताइए कि एनडीपीएस का कोई वकील नहीं है बिहार में बढ़िया, तो उसको हाईकोर्ट से भी बेल मिलने में 11 महीने का समय नॉर्मल व्यक्ति को लग जा रहा है। नॉर्मल सा बच्चा 10, 12 साल, 15 साल के बच्चों को 55 पुड़िया, 35 पुड़िया स्नैक्स कहीं से मंगवाकर जब उसको फंसाना है तो लगा दिया जा रहा है। और कोई भी बच्चा उठे उसको फंसाना ही, यही नहीं क्या आपको छोड़ दिया जा रहा है बच्चों को। पता है, हम आपको एक बात बता रहे हैं, अगर बच्चों को पुलिस पीट कर थाना से छोड़ देना तो पुलिस की लाठी में वो दम है कि वो डर से दोबारा कोई गलत काम नहीं करने का सोचेगा। लेकिन आप उसका कैरियर बर्बाद करने के लिए, उस पर आप अपना सिर्फ प्रमोशन लेने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम इतना क्राइम कंट्रोल कर रहे हैं, उसको गलत तरीके से फंसाइएगा तो खार ले लेगा अपने मन में। उसको लगा कि हम कुछ नहीं किए तो हमको इतना भुगतना पड़ा, तो इससे बढ़िया तो हम करें। और यही ज़्यादातर लड़कों से बात करने पर हमको लगता है कि उनका यही कहना है कि भैया आप तो करने ही में भलाई है ना, जब तो मेरा रिकॉर्ड बन ही गया। तो आपने पर डे बिहार के बच्चों को क्रिमिनल बनाने का प्रक्रिया अभी चालू रखा है, और न जाने कई दिवस तक ये प्रक्रिया चलते रहेगी जब तक सरकार की नीतियां, गलत नीतियां नहीं बदलेंगी और कोई बढ़िया सशक्त इन सभी पर एक युवाओं के बारे में सोचने वाली सरकार या युवाओं के लिए काम करने वाली सरकार जब तक नहीं आएगी, क्रिमिनलाइजेशन बढ़ते रहेगा, बिहार बीमारू स्टेट बनते रहेगा। और इसको आप बाहर गाली सुनिएगा तो आप इसके हकदार हैं, इसलिए क्योंकि आपने वैसी सरकारों को चयनित किया है। आप में विकास छोड़कर कास्ट पर वोट दिया है, तो आप कैसे डेवलपमेंट देख सकते हैं भाई बिहार में। और हम जैसा लोग जो एक मुहिम लेकर उठा कि न शहादत भूलेंगे न भूलने देंगे, किस वजह से इतने लोग शहीद हुए ये बताएंगे तो हम क्रिमिनल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक विचारधारा का लड़ाई है। हम कभी समझौता नहीं कर सकते हैं उस विचारधारा से, ना लेके हम उस कास्टिज्म वाले विचारधारा से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो हमको जानबूझकर एक कास्ट का रति बना दिया गया। हम शुरू से कहें कि भाई हम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए काम नहीं करते हैं, अन्याय जिसके साथ भी होगा लड़ेंगे, उसके लिए खड़ा रहेंगे, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। उस प्रक्रिया में कितनी बार हमको सरकार को टारगेट में लेना पड़ा है, कई बार प्रशासन की भी गलती रही है, उसके लिए बोलेंगे। तो बोलना है क्योंकि आप अन्याय कर रहे हैं, आप अच्छा करेंगे तो आपका प्रोत्साहन भी करते हैं, लेकिन कहीं अच्छा कीजिए तो सर। किसी लड़के का आप अगर कैरियर बचा दीजिएगा तो शायद वो बच्चा आगे कहीं और कुछ देश का भविष्य बन जाएगा। आप तो देश उसका भविष्य नहीं बना रहे हैं क्रिमिनल बनने में, कहाँ जाएगा। एक जुवेनाइल लड़का निकल रहा है क्रिमिनल बन के, और सबसे ज़्यादा क्राइम जुवेनाइल से इसलिए करवाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर जुवेनाइल कोर्ट जल्दी उसको बरी कर देती है। कोई भी क्राइम करेगा, उसका उम्र नहीं है। तो आप जानबूझकर लोगों को एक मौका दे रहे हैं ना, उन क्रिमिनल्स को एक प्रे दे रहे हैं, इजी टारगेट्स दे रहे हैं, इजी प्रे दे रहे हैं कि आपको हम मुहैया करा रहे हैं जेल के अंदर शूटर्स, हम मुहैया करा रहे हैं आपके लिए गुर्गे, करवाइए। और उसके बाद फिर आप कहिएगा कि मजबूरी है या शौक है, तो हम तो लड़ाई मजबूरी में ही लड़ते आए हैं। अब बताइए कि 15 लड़का जो जेल में है उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना, जो निर्दोष है उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना। हम तो वहाँ आए, अब कितना लोग हमसे आस बांध लिया जेल में कि भैया हम लोग को भी निकालिए, हम लोग का भी केस फर्जी था, और उन लोगों के पास प्रूफ है, सीसीटीवी फुटेज से लेकर के सब से ऊपर निर्दोष लोग हैं, या फिर किसी और केस के लोग हैं जिन्होंने छोटा कोई काम अपराध किया होगा, लेकिन उनको
क्योंकि ज़्यादा दिन तक पुलिस को अंदर रखने का मन है तो उनके ऊपर 10 केस एक्स्ट्रा लगा दिया गया, जिससे कि वो अपने आप को रमा लें जेल के माहौल में और बाहर निकलें एकदम परिपक्व गुंडा। भैया ये सिर्फ बिहार स्टेट में क्यों होता है, दूसरा राज्य हर जगह है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। पुलिस का यही टैक्टिस ही है। आपके नजरिए में क्या है, क्या बिहार में ज़्यादा है या कम है? बिहार में ज़्यादा है, यही बात हम आपको बता रहे हैं। कहीं कम है, हर राज्य में पुलिस का यही काम है, लेकिन कहीं कम है। कहीं पुलिस सोचती है कि नहीं बच्चे हैं, भविष्य हैं, इनका कैरियर बर्बाद नहीं करना है। देखिए हर पुलिस वाला ना उसूल का इतना घटिया नहीं होता है, ठीक है। बिहार में ही क्या सारे पुलिस वाले एक जैसे होंगे? यहाँ भी कई लोग ईमान वाले होंगे, कई लोग होंगे जिनको नहीं भारत के भविष्य के बारे में चिंता होगी, बच्चों के बारे में चिंता होगी, जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहाँ के लोगों के बारे में चिंता होगी। वो नहीं चाहेंगे कि नहीं हम एक और अपराधी पैदा नहीं करें। तो पुलिस के पास बहुत तरह का हथकंडा है जिससे वो उनको सुधार सकती है शुरुआत में ही, लेकिन सुधारने से बजाय उन पर मेहनत करने के बजाय पुलिस को सबसे आसान लगता है पकड़ना है, जेल भेज देना है, 10 धारा लगा देना है, मेरा काम उस पर खत्म हो गया, फिर दूसरा बेटा रेड करना है। उसको ये समझ में थोड़ी आ रहा है कि जिसका बच्चा जेल में जा रहा है, जिसका बच्चा निर्दोष है, वो दिन रात जेल में यही बात सोचते रहता होगा कि हमको बिना मतलब का डाल दिया गया, मेरा कोई अपराध नहीं था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, उधर से पैसा ले ली, इसको फंसा दी, इधर से पैसा ले ली, उसको फंसा दी। तो अब वो क्या करेगा लड़का? उसके दिमाग में साइकोलॉजिकली एक ऐसा कीड़ा पैदा होगा जो उसको अपराधी बनने पर मजबूर करेगा, जिसके मन में सिर्फ बदला की भावना आएगी, और जो बार बार यही सोचेगा कि जो हमको फंसाया है उसको ले लें हम, मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ, हम भी उसका जिंदगी बर्बाद करेंगे। उसी क्रम में कई बार प्रशासन पर भी टारगेट कर देता है अपराधी। इसी क्रम में कई बार निर्दोषों का भी जान चला जाता है, और अपराधी आप बना दिए हैं बॉस खुद से। तो अब जब एक बार अपराध का लाइन व्यू पकड़ लेता है ना, तो उसके बाद सिद्धांत काम नहीं आता। अपराध का लाइन पकड़ाया तो उसके बाद आप बढ़ते चला जाएगा। इसलिए क्रिमिनलाइजेशन जो है वो बिहार में प्रशासन की वजह से है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन है, अन्यथा क्रिमिनलाइजेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है बिहार में। बिहार बहुत ही ज़्यादा कहना कि आपस में ही अझुराए वाला स्टेट है, इसको बाहरी से फुर्सत ही नहीं है। लेकिन अब इसमें आप, क्योंकि माहौल ही इस तरीके का बन गया 90 के बाद से, कि अब इसको आप एक ऐसा फ्रेम कर दिए हैं बिहार को कि अब लोग ये इसी फ्रेम में ज़्यादातर ढलना पसंद करते हैं। बस इतना ही है। आपसे सवाल जवाब करने में तो बहुत अच्छा लगा भैया, और उम्मीद करते हैं कि अगले बार भी हम आपसे करें तो आप ऐसा ही रिप्लाई देंगे, और जो कि पब्लिक हम समझें। बाकी विदा लेवल चाहेंगे। जय मगध, जय बिहार, जय अमृतांशु।